उर्दू आवाज़ टीवी। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड व्यूवर्स, यूट्यूब चैनल उर्दू आवाज़ टीवी वीआईपी गपशप और आपकी होस्ट आपकी दोस्त नुसरत जहां ऑस्ट्रेलिया से। वो दोस्त जो पहली दफ़ा इस प्रोग्राम को देख और सुन रहे हैं उनको बताती चलूं कि वीआईपी गपशप में आपकी मुलाकात उन स्पेशल कामयाब पर्सनालिटीज़ से होती है जो बज़ाहिर एक डिसेबिलिटी के साथ एक कामयाब ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो वो दोस्त जो हमारे वीआई दोस्त हैं अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस, अपनी लाइफ स्टोरी, अपनी कामयाबियां अपने दोस्तों से शेयर कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर +61480213 और ईमेल एड्रेस urduawaztv@gmail.com। मोटिवेशनल वीडियोस को दोस्तों अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अमृतपाल सिंह, अमृतसर, पंजाब, इंडिया से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर बेहद शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो शुक्रिया इस बात का कि आपने बेहद मुख्तसर दरख्वास्त पे आपने अपने मुझे कीमती वक्त दिया। तो चलें, वो क्या कहते हैं कि कहाँ तक सुनाऊँ, कहाँ तक सुनोगे। तो मेरी भी कैफियत कुछ ऐसी है कि कहाँ से शुरू करूं और क्या इंतहा और क्या इब्तदा, इसका अंदाज़ा तो मुझे भी नहीं हो रहा। तो चलें सर, कुछ माजी के यादों की और आपकी अच्छी यादों की आपसे आगाज़ करते हैं। जी, वो दरअसल वो किसी की एक लाइन है ना कि कहाँ से छेड़ूं फसाना, कहाँ तमाम करूं। तो बस आज जी जी। बिल्कुल वैसी ही कैफियत है मेरी भी। वो भी बड़ा मजेदार वक्त था। ऐसे होता था कि दरवाजे पे पींग पड़ी होती थी और तो कोई जगह घर में थी नहीं, घर इतना बड़ा नहीं था। दरवाजे की जो सीखें नहीं होती ऊपर, है ना, तो उनमें पींग पड़ी होती थी और मेरी जो माँ है वो मुझे, जैसे मैं पींग झूल रहा होता था और वो मुझे साथ साथ गिनती सिखा रही हैं, कभी पहाड़े सिखा रही हैं, जो कुछ वो सिखा सकती हैं वो सिखा रही हैं और मैं बड़े मजे से झूले ले रहा हूँ पींग पे और वो मुझे सिखाती जा रही हैं। आप जरा इमेजिन करके देखिए कैसा लगता होगा। वो वहां वो सामने बैठी, मेरे इधर उधर बैठी, अपने काम भी करती जा रही हैं और वो साथ में मुझे सिखाती भी जा रही है ना। तो ये सिलसिला रहा क्योंकि मेरी माँ ये चाहती थी कि जब मैं स्कूल में जाऊं तो कुछ ना कुछ मुझे आता हो, यूं नहीं कि कुछ भी ना आता हो और मैं स्कूल में चला जाऊं। और पहली दर्सगाह ही माँ की गोद होती है, तो आपने तो वहाँ से सीखना शुरू किया। माँ का ये अकीदा था कि बच्चा अगर स्कूल पढ़े तो उसे कुछ ना कुछ आता होना चाहिए, यूं नहीं कि बिल्कुल ऐसे बिल्कुल ही। सर, सही कह रहे हैं। और फिर हम लोग रहते थे कालका। उस जमाने में तो कालका पंजाब में ही था, आज हरियाणा में है ना। तो उस वक्त कालका रहते थे और कालका के आसपास कोई स्कूल ऐसा था नहीं जिसमें मेरे जैसे जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग हैं उनको पढ़ाया जा सके। तो मेरे फादर रेलवे में थे। उन्होंने पता करवाया बहुत इधर उधर से, उन दिनों तो क्योंकि इंस्टीट्यूशंस भी कम होते थे ना, तो उन्होंने पता करवाया तो आखिरकार उनको ये पता लगा कि अमृतसर में एक इंस्टीट्यूशन है ऐसा जहां इस तरह के बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो बस उन्होंने फिर मेरी वजह से उन्होंने अपना ट्रांसफर अमृतसर करवाया कालका से। तो पहले तो यही एक ऐसा काम कि जिसमें देखिए कि मेरे फादर की एक तरह से कुर्बानी ये रही कि उन्होंने अपना ट्रांसफर कालका से, वो रह रहे थे और अपना ट्रांसफर अमृतसर करवा दिया वहां पर। जी। तो देखिए ये सिलसिला होता है ना कि विजुअली इम्पेयर्ड के माँ बाप को कुछ ना कुछ सैक्रिफाइसेस करने होते हैं, वो तैयार पहले से हो चुके होते हैं। पेरेंट्स तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि अपना जितना भी किरदार अदा कर सकें एजुकेशन के हवाले से या तालीम और तरबियत के हवाले से वो कर सकें। तो बहरहाल उसके बाद फिर ये होता है कि मुस्तकबिल बन जाता है उनकी कुर्बानियों से फिर आपका। तो सर फिर थोड़े से अब तालीम की बात हो रही है तो हमें बताएं कि फिर आपका क्या एजुकेशन का आगाज़ के बाद कहाँ तक आपने तालीम हासिल की। हुआ ये कि जब मुझे दाखिल करवाया उन्होंने स्कूल में, है ना, तो मैं स्कूल में सबसे छोटा था। अच्छा, उस स्कूल में, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल,
वहां पे उम्र का लिहाज ज्यादा रखा नहीं जाता था बच्चों के, कि इस उम्र के बाद या इस उम्र से छोटे बच्चे हमने नहीं लेने। तो लेकिन मैं जब स्कूल गया और प्रिंसिपल ने मुझसे मुलाकात की, तो उस वक्त जो मेरी मम्मी ने मुझे जो सिखा रखा था, जो पहाड़े सिखा रखे थे, है ना, जो काउंटिंग जो उन्होंने पहले से याद कर जी, तो वो जब मेरे प्रिंसिपल ने जब वो सुना, तो उसने कहा कि भाई मुझे आज ये पहले से ही आज ही पता लग गया है कि ये बच्चा जब इस स्कूल में से जाएगा तो ये कोई मिसाल कायम करके ही जाएगा इस स्कूल से। तो क्या बात है माशाल्लाह। अच्छा, अब फिर जैसा मैंने कहा कि मैं सबसे छोटा था, तो एक थोड़ा सा माँ बाप को ये भी डर रहता है कि बड़े बड़े बच्चे हैं, इसको तंग ना करें, है ना। जी लेकिन बिल्कुल मैं आपसे ये कहूं कि वो सब मुझे इतना प्यार करते थे, इतने प्यार से मुझसे डील करते थे कि आप यकीन कीजिए कि मैं स्कूल में मुझे इतना अच्छा लगता था। हालांकि थोड़ा थोड़ा इनिशियल हिकअप्स तो होते हैं ना, इनिशियल तो एकदम से तो बच्चा सारा दिन स्कूल में नहीं रह पाता, क्योंकि उस स्कूल का टाइम टेबल ऐसा था कि पूरे दिन का टाइम टेबल था उसका। तो फिर मेरे माँ बाप को उन्होंने सजेस्ट किया कि कुछ ऐसा कीजिए कि इसको 3-4 घंटे के बाद आप यहाँ से ले जाएं, 4 घंटे यहाँ रहें। अरे हाँ, तो हालांकि उनके लिए बड़ा ट्रेनिंग वाकई उनके लिए बहुत मुश्किल था ये, किसी को एम्प्लॉय करना, क्योंकि यानी एम्प्लॉय करना तभी तो एम्प्लॉय करेंगे ना, यानी वो मुझे तभी तो लेके जाएगा अगर वो पैसे लेगा मुझसे तो है ना। तो खैर, तो सर कितना दूर था आपका स्कूल और घर का फासला? ज्यादा था? जी 3 किलोमीटर, 3-3.5 किलोमीटर था। मेरे पापा मुझे बाइसिकल पे लेके जाते थे, कभी आगे बिठा के कभी पीछे बिठा के। तो आप देख लें, तो दोनों तरह से बाइसिकल पे बैठने का तजुर्बा है। अच्छा, अब ये होता रहा, ये हुआ कि ऐसा उन्होंने ये भी कहा था कि 1-2 साल इसको यहाँ, आप ये ना सोचिए कि ये पढ़ता है, कौन सी क्लास में पढ़ता है, आप 1-2 साल इसको यहाँ रहने दीजिए, इसको इस एटमॉस्फेयर से एक्लेमेटाइज होने दीजिए, और उसके बाद इसकी स्टडी हम बाकायदा शुरू करेंगे, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, इसको इस माहौल में रचने दीजिए। तो वाकई ये हुआ कि 1-2 साल मैं उस माहौल में रचा, उसमें मेरी कोई क्लास नहीं हुई, लेकिन ये कि जिंदगी का बहुत सा सबक मैं उस माहौल में पढ़ गया, जो अनजाने में जो बंदा पढ़ लेता है बगैर क्लास के ना। बिल्कुल जी, और वो भी बचपन की जो मेमोरीज होती हैं वो तो फिर हयात आपके साथ, आपके ज़हन में और आपके लिए महफूज हो जाती हैं। जो उस वक़्त आपने सीखा, तो उसके बाद तो फिर आपने ये नेमत है बचपन की जो मेमोरीज होती हैं आपके, जिस तरह का आपको इन्वायरमेंट मिल जाता है। तो सर मेरा पर्पस भी यही होता है कि इस तरह की बातचीत की जाए, ख़ास तौर पे एक अपने साथी से, विजुअली इम्पेयर्ड से, कि स्पेशली कि वो अपनी एजुकेशन का आगाज़ किस तरह करता है। तो मैं हमेशा सबसे पहले जब भी अपने मेहमान से बात करती हूँ तो स्पेशली पहले उसकी बचपन या उसके एजुकेशन का जो आगाज़ है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अभी भी हमारी सोसाइटी में ये ज़्यादातर सोचा जाता है कि ब्लाइंड है तो कैसे पढ़ेगा, उसके लिए तो अभी डिसीजन भी नहीं हो रहा था कि उसने स्टडी कहाँ से करनी है। तो बस ये छोटी छोटी मैं बहाना ही ढूंढ रही होती हूँ अपने दोस्तों से सवाल करने का कि किसी तरीके से ये मैसेज अपने दोस्तों तक पहुँचा सकूँ कि अगर उस वक़्त पढ़ा जा सकता है, अब तो काफ़ी ज़्यादा दौर चेंज हो गया, फैसिलिटीज़ आ गई हैं, अवेयरनेस हो गई है। तो सर आप चूँकि अब ज़ाहिर है आपने मैट्रिक कर लिया और फिर कॉलेज की लाइफ आपकी स्टार्ट हो गई, तो एक स्पेशलिटी है आपकी कॉलेज लाइफ के हवाले से। अब मैं आपसे पूछूं या आप खुद से दोस्तों से शेयर? जी मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा स्कूल को मैं इसलिए जरा लेना चाह रहा हूँ कि स्कूल क्योंकि फाउंडेशन होती है ना, बुनियाद होती है ना, तो वो बिल्कुल सर, उसमें वो पहला वो दिन जिसमें मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस हुआ स्कूल में, वो दिन मैं डिस्क्राइब इसलिए करना चाहूंगा, है ना। तो वो हुआ यूं कि मेरे वहाँ पे जो इंतजामिया थे उन्होंने कहा कि इस स्कूल में एक राइटिंग कंपटीशन होगा, ब्रेल राइटिंग कंपटीशन। अच्छा। मैं दूसरी क्लास में पढ़ता था उस, तो दूसरी क्लास में जब मैं पढ़ता था और बच्चे वहाँ पे 8वीं तक थे,
जब 8वीं तक के बच्चे थे तो मुझे थोड़ा सा लगा कि नहीं, मैं तो इसमें फेल होऊंगा, इतना अच्छा मैं तो कहाँ कर पाऊंगा जब 8वीं तक के बच्चे इस कंपटीशन में हिस्सा ले रहे होंगे। और फिर वो कंपटीशन भी रात को होना था, वो कंपटीशन रात को 8:30 बजे। अरे वाह। तो अच्छा। मैं क्योंकि रोज घर चला जाता था शाम को, तो ये बड़ा मुश्किल था मेरे लिए। तो लेकिन खैर बिल्कुल। मैंने पेरेंट्स को तैयार किया किसी तरीके से, या यूं कहें कि उन्होंने मुझे तैयार किया किसी तरीके से। मुझे तैयार किया वाह जी। अच्छा, चलिए। तो मैंने उस राइटिंग कंपटीशन में हिस्सा लिया, और कमाल ये हुआ कि जिस वक्त फिर ये 4 जनवरी को लुई ब्रेल का जन्मदिन मनाया जाता है, हर साल तो हमारे स्कूल में भी मनाया जाता था, तो उस दिन मुझे पता लगा कि उस कंपटीशन में मेरा फर्स्ट प्राइज है, और इसलिए मुझे प्राइज दिया जा रहा है वहां उस फंक्शन में। क्या उस 4 जनवरी। तो ये चीज थी जिसने मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस, इसी चीज से मुझे मेरे कॉन्फिडेंस की शुरुआत इस चीज से हुई कि हाँ, जिंदगी में मैं भी कुछ कर सकता हूँ। कुछ अगर 8वीं तक के बच्चे हैं और मैं फर्स्ट आया हूँ और 8वीं वाला बच्चा इसमें सेकंड आया है, तो यानी मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात। तो कॉलेज का जिक्र कर रहे थे हम, अब अगर आप कॉलेज की तरफ हमें बताएं कि क्या स्पेशलिटी थी कॉलेज में। मेरे कॉलेज की स्पेशलिटी ये कि वो कम लोगों की होती होगी। मैं 2 कॉलेजों में पढ़ा एट ए टाइम। जी, मैं यही चाह रही थी कि आप खुद बताएं अपने दोस्तों को। जी हाँ, बिल्कुल। मैं 2 मुख्तलिफ कॉलेजेस में पढ़ता। उसकी भी वजह थी। वजह ये कि जो मेरा मेन कॉलेज था, मैं खालसा कॉलेज अमृतसर में पढ़ता था, तो वो कॉलेज उसमें म्यूजिक नहीं था। अब जब अच्छा जी, तो अब आपको पता है कि मुझे तो लगता था हो सकता है मेरा कैरियर ही म्यूजिक में बने। तो अलबत्ता पढ़ाई तो उस वक्त तक 10वीं तक की थी, और 10वीं में फर्स्ट डिवीजन थी मेरी, और हर साल फर्स्ट डिवीजन ही आती रही, है ना। माशाल्लाह। ये एनकरेजमेंट स्कूल में बिल्कुल मिलती रही कि हर साल फर्स्ट डिवीजन आती रही, और 10वीं में भी फिर बोर्ड के एग्जाम में फर्स्ट डिवीजन थी। तो उसके बाद कॉलेज का इंतखाब तो मुश्किल नहीं था कि कौन से कॉलेज में जाना है, क्योंकि कोई भी कॉलेज मुझे ले लेता। हालांकि थोड़ा सा जो ये मेरा विजुअल हैंडीकैप है, इस वजह से थोड़ी बहुत दिक्कत हो तो सकती थी, लेकिन मुझे नहीं हुई। हो सकती थी जी, लेकिन मुझे हुई नहीं। अब हुई तो सिर्फ तो मेरिट पे आपको एडमिशन? जी बिल्कुल मेरिट पे, वाकई, है ना। और थोड़ी सी दिक्कत अब ये हुई, वो उन्होंने कहा कि हमारे कॉलेज में म्यूजिक का सब्जेक्ट नहीं है, इसको आपको अपनी जिम्मेवारी पे करना पड़ेगा। अच्छा। अब जब उन्होंने ये कहा कि अपनी जिम्मेवारी पे करना पड़ेगा, तो मुझे लगा कि कोई खास मुश्किल नहीं, क्योंकि ये तो मैं स्कूल में भी बहुत करता आया हूँ म्यूजिक। लेकिन जब मुझे पता लगा कि जिम्मेवारी पे करने का मतलब ये नहीं है, वो ये है कि आपको किसी ऐसे कॉलेज से 75% लेक्चर्स लेने पड़ेंगे जहाँ पे म्यूजिक पढ़ाया जाए, आपने पेपर्स भी देने हैं, तो सारी बिल्कुल तो ये जरूरी है बहुत ज्यादा। तो फिर आपने फिर वो स्ट्रगल शुरू हुआ कि आखिर किस कॉलेज में, है ना। तो वो इत्तेफाक से वो सारे विमेन कॉलेजेस थे, है ना। तो बहुत से कॉलेजों से मुझे रिजेक्ट किया गया कि नहीं, वुमेन कॉलेज में एडमिशन नहीं दी जा सकती, मेल को कैसे दे दें एडमिशन। अब मुझे लगे कि मेरा तो कैरियर खराब हो जाएगा, वक्त बीतता जा रहा है और मुझे कोई कॉलेज एडमिशन नहीं दे रहा। फिर एक बड़ी अच्छी बात ये थी कि मेरे शहर में यूनिवर्सिटी थी, मतलब गुरु नानक यूनिवर्सिटी मेरे अपने शहर अमृतसर में थी। तो मैंने उनके वीसी से उनसे कायम किया राब्ता, उनको पूछा कि मेरा क्या कसूर है अगर मैं म्यूजिक करना चाहता हूँ और आपके किसी कॉलेज में म्यूजिक नहीं है जहाँ मेल्स पढ़ते हैं, नहीं है तो मेरा क्या कर सकता हूँ। तो खैर उन्होंने वो कहते किस कॉलेज में एडमिशन लेनी बेटा, तो मैंने कहा जी फलां कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है और वहाँ पे मैं एडमिशन
लेना चाहता हूँ, वो मुझे एडमिशन दे नहीं रहे। खैर उन्होंने उसी वक्त बात की प्रिंसिपल से और प्रिंसिपल राजी हो गई कि अगले दिन से बच्चा आ जाए और मैं एडमिशन दे दूंगी। इस तरह आप एक दफा दोबारा बाजी ले गए। जी, आप दोबारा एक बिल्कुल वक्त में 2 बिल्कुल। कॉलेजेस को आपने जी हाँ, जी हाँ। ज्वाइन किया और वहाँ से मैं तो ज्वाइन फिर भी करता, सर किस तरह रिप्रेजेंट भी करता था। मुख्तलिफ कॉम्पिटिशन्स में माशाल्लाह। पार्टिसिपेट करने का शौक रहा जी। मैं पोइट्री के कॉम्पिटिशन्स करता था, म्यूजिक के कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करता था। अरे म्यूजिक वाह में वाह वाह सर, कंपटीशन तो आप डे 1 से कर रहे थे। वो आपको तो कंपटीशन तो स्कूल लाइफ से ही शुरू हो गया था, जी, तो बस माशाल्लाह फिर स्टडी के मैदान में। वो ऐसा शौक रहा, इस तरह एक बड़ा बड़ा हाँ। अच्छा सा लगता था कि जब मुख्तलिफ कॉम्पिटिशन में, हर कंपटीशन में किसी में फर्स्ट, किसी में सेकंड, किसी में फर्स्ट, किसी में सेकंड आते थे, तो अच्छा बहुत लगता था, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता था। तो सर फिर आपने कॉलेज मुकम्मल करने के बाद मास्टर भी यूनिवर्सिटी से किया था या प्राइवेट किया था, रेगुलर किया था? जी, उसमें ये रहा कि पहले तो ग्रेजुएशन की, है ना, तो जी ग्रेजुएशन जी जब बिल्कुल। जब कर ली और उसमें भी रिकॉर्ड यही रहा कि हर क्लास में फर्स्ट ये होता था। और माशाल्लाह। प्रोफेसर्स प्यार बहुत करते थे, सभी प्रोफेसर्स बहुत प्यार बेशक करते थे। बेशक। और इसमें एक वाकया बड़ा जो इम्पोर्टेंट है, जो मुझे लगता है कि मैं जिक्र करूं, मेरा जो घर था कॉलेज से कह लीजिए कि 6-7 किलोमीटर दूर था। तो मुख्तलिफ बसें पकड़ के मुझे अपने घर से कॉलेज और कॉलेज से घर आना पड़ता था, जिसमें मेरे दोस्त मेरी बहुत मदद करते थे, है ना। तो होता कभी कभी यूं था कि मैं कॉलेज बस के इंतजार के लिए खड़ा होता, तो मेरे एक प्रोफेसर, उनको थोड़ा थोड़ा पता लग रहा था कि इसके अंदर शायरी सुनाने का इसको शौक है, जुनून है, बल्कि शौक नहीं जुनून है। तो उन्होंने एक काम किया। वो कभी कभी जैसे मैं बस का इंतजार कर रहा होता था, तो मुझे वो खुद कहते, हाँ बेटे 2-2 बसें बदल के घर जाना है या मेरे साथ स्कूटर पे बैठ के जाना है। तो जाहिर है, क्या बात है, मेरा दिल यही करता था कि वो ले ही जाए स्कूटर पे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो फिर वो कहते मुझे कि बेटे उसके लिए शर्त एक है, रास्ते में मुझे 15-20 अच्छे शेर सुनाने। क्या बात है। तो और क्या चाहिए आपको? जी, अब वो एक एहसास, एक वक्त कि उससे मुझे एक शौक पैदा हुआ कि मुझे शेर याद होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा शेर याद होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा शायरी आनी चाहिए। तो उसमें फिर मतलब वो शेरों की तरफ भी मेरा रुझान हुआ, शायरी की तरफ भी हुआ, है ना। अच्छा, अब एमए की बात आपने की थी ना कि भाई पोस्ट ग्रेजुएशन, अब पोस्ट ग्रेजुएशन भी उसी वुमेन कॉलेज में हुआ। एमए मेरी उसी गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ वुमेन से ही हुई। और इसमें भी बड़ा बड़ा मजेदार सिलसिला ये रहता था, क्योंकि एमए कहीं और तो म्यूजिक की थी ही नहीं, उस वक्त यूनिवर्सिटी में भी नहीं थी। आज तो उस यूनिवर्सिटी में है, पर उस वक्त यूनिवर्सिटी में नहीं थी। तो खैर जाहिर है एमए के लिए भी वही कॉलेज चुना जाना था एडमिशन के लिए। लेकिन इस बार मुझे ज्यादा मुश्किल नहीं हुई। उनको लगा कि हमें अगर इसने बीए कर लिया है और बीए करते वक्त अगर हमें इसकी कोई शिकायत नहीं आई, तो एमए में भी इसको एडमिशन दे देना कोई नामुनासिब नहीं, ज्यादा नामुनासिब चीज़ नहीं है। चलिए, ये तो बहुत ही अच्छा हो गया। नहीं। आपको कामयाबियों पे कामयाबियाँ नसीब होती रहीं और उन कामयाबियों की मंजिलें आप तय करते हुए आपने फिर मास्टर भी कर लिया आपने। अच्छा वो सिलसिला रहा। तो उसके बाद बाकायदा पढ़ाई होती, और क्योंकि लड़कियां थी कॉलेज में, तो उनका पूरा ताउन, पूरा जो उनका सहयोग है वो मुझे मिलता था। कभी मुझे दिक्कत नहीं हुई। लोग कहते हैं ना कि एक लड़का हो तो लड़कियां बेवकूफ बनाती रहती उसे, आप यकीन कीजिए, वाकई ये कहा जाता है। हाँ, लेकिन आप यकीन कीजिए, किसी लड़की ने कभी एक भी कोई हरकत ऐसी नहीं की जो मुझे नागवार गुजरे।
या जो मुझे शल करे, मुझे परेशान करे, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, बल्कि उनकी तरफ से कोऑपरेशन मुझे हमेशा मिला, हमेशा। तो दोस्तों, अपने मेहमान अमृतपाल सिंह के एजुकेशनल कैरियर को आपने जाना। अब हम सुनेंगे नेक्स्ट पार्ट में इनसे कि आपने मुलाजमत कैसे हासिल की। ये जानने के लिए आपको रहना होगा हमारे साथ। मैं मुलाकात करूंगी इस एपिसोड के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए अपनी दोस्त नुसरत जहां को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।